आज़ादी किस्त नंबर 7 बाय प्लान बी। तारिक को दिन भर सलीम से मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। उस रोज सलीम को किसी दूसरी जगह काम पर लगा दिया गया था। उनकी मुलाकात रात को उस वक्त हुई जब तमाम कैदियों को उनकी कोठरियों में बंद किया गया। उस रात भी खाना तकसीम करने वाला वही तिब्बती था, लेकिन इस वक्त उसने कोई बात नहीं की। खाना खाने के बाद वो सर्दी से बचने के लिए कंबल लपेटकर सिमट कर बैठे रहे। एक कैदी ने ऊंची आवाज में एक पहाड़ी गीत शुरू कर दिया। उसका ताल्लुक पहलगाम से था और वो कत्ल के जुर्म में सजा भुगत रहा था। ये सब कुछ कहीं धोखा ना हो। सलीम ने उसकी बात खत्म होने पर कहा, ये लोग मुजाहिदीन से हमारा ताल्लुक साबित करने की हर कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। बेपनाह तशद्दुद के बावजूद वो लोग हमारी जुबान नहीं खुलवा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इस तरह हमें फंसाना चाहते हों। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, तारिक ने जवाब दिया। अगर ऐसा होता तो अब तक वो हमें यहाँ से ले जा चुके होते। और दूसरी बात यह कि उस तिब्बती कैदी ने रहमान बाबा का हवाला दिया था, और तुम जानते हो कि रहमान बाबा का नाम हमारा सीक्रेट कोड है। कोड नहायत अहम मौका पर इस्तेमाल किया जाता है। यह भी हो सकता है कि किसी और मुजाहिद पर तशद्दुद करके उन्होंने नाम दरियाफ्त कर लिया हो और अब उसके जरिए हमें फंसाना चाहते हों। सलीम ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता। तारिक ने जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर मुजाहिद से हल्फ लिया जाता है कि वो किसी भी हालत में कोई राज पाश नहीं करेगा। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन ने तड़प तड़प कर अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपनी तंजीम से मुतल्लिक कोई राज पाश नहीं किया। मेरी और अपनी ही मिसाल ले लो। तुम्हारे साथ इस जेल में क्या कुछ नहीं हुआ कि तुमने जुबान खोली थी। नहीं, मैं जान दे दूंगा मगर जुबान नहीं खोलूंगा। सलीम के लहजे में आज़म था। इसमें अगरचे रिस्क है मगर उस तिब्बती कैदी की बात पर हमें एतमाद करना ही पड़ेगा। तारिक ने कहा, बिल फर्ज उसकी मदद से हम जेल से फरार हो भी गए तो सवाल ये पैदा होता है कि हम जाएंगे कहाँ। हमारे जो ठिकाने थे वो इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुके हैं। जाहिर है हम सड़कों पर तो दंदनाते नहीं फिरेंगे। सलीम ने कहा, जहाँ से निकल जाएं तो छुपने का कोई ठिकाना भी मिल जाएगा। तारिक ने कहा। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोशी रही और फिर वो सरगोशी में बातें करने लगे। उससे अगला दिन गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। तीसरे दिन हिंदुओं का कोई त्यौहार था। सुबह से दोपहर तक तमाम कैदियों को अपने अपने ब्लॉक्स की सफाई पर लगा दिया गया। इस त्यौहार के हवाले से कैदियों को कुछ राय दी गई थी। जेल के हर ब्लॉक में कैदियों के लिए खेलों का एहतमाम भी किया गया था। तारिक और सलीम जिस ब्लॉक में थे वहाँ दूसरे खेलों के अलावा वॉलीबॉल का भी एहतमाम किया गया था। शाम 7 बजे वॉलीबॉल का फाइनल था। एक तरफ कैदियों की टीम थी, दूसरी तरफ जेल के मुहाफिजों की। तारिक और सलीम आम तौर पर वॉलीबॉल खेला करते थे, लेकिन आज वो टीम में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वो उन तमाशाइयों में शामिल थे जो ग्राउंड के चारों तरफ जमा थे। वो दोनों कंबल ओढ़े खड़े थे कि कैदी उनके करीब आ गया। उसने भी कंबल लपेटा हुआ था। वो तारिक के बिल्कुल साथ मिलकर खड़ा हो गया। तारिक ने गर्दन घुमाकर उसको देखा। ये वही तिब्बती कैदी था। वो तारिक की तो झुक गया। उसके कान में इस तरह सुगोशी की के करीब खड़े दूसरे कैदी की कान तक आवाज नहीं जा सके। दाईं तरफ से टॉयलेट का WC अपनी जगह सुखड़ा हुआ है। उसे उठाकर गटर में घुस जाना। गटर का तयफुन तुम्हारी तबीयत को नागवार तो करेगा, लेकिन जेल से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जेल की वसील से तकरीबन 100 गज दूर गटर का ढक्कन खुला हुआ है। वहीं झाड़ियों में एक आदमी तुम्हारा मुंतजिर होगा। उसका नाम पिशकर है। वो तुम्हें तिहाड़ बस्ती में चंदन नामी एक हिंदू के घर पहुंचा देगा। तुम्हें उस वक्त तक चंदन के घर में रहना पड़ेगा जब तक तुम लोगों की तलाश के हंगामे सर्द न पड़ जाएं। इस वक्त सिर्फ फसील की बुर्जियों के मुहाफिज चौकस है। तुम किसी की नज़रों में आए बगैर टॉयलेट तक जा सकते हो। तारिक उसकी तमाम बातें गौर से सुन रहा था। पिशकर और चंदन के नाम से एक लम्हे को उसके दिल में शुबे ने सर उभारा था, लेकिन फिर उसने तिब्बती की हदायत पर अमल करने का फैसला कर लिया। ये टॉर्च रख लो, काम आएगी। तिब्बती कैदी ने रुमाल के अंदर हाथ डालकर एक पेंसिल टॉर्च उसके हाथ में थमा दी। वॉलीबॉल का खेल शुरू हो चुका था। खेल देखने वाले हर कैदी हर बाल पर शोर मचा रहे थे। तारिक दूसरी तरफ खड़े सलीम की तरफ झुक गया। ठीक 1 मिनट बाद तीसरे टॉयलेट में पहुंच जाना उसने सलीम के कान में सरगोशी की। तारिक 1 सेकंड वहां खड़ा रहा, फिर वहां से हटकर टॉयलेट की तरफ चला गया। उस तरफ नीम तारीकी थी। मुर्गियों के डब्बों जैसे छोटे छोटे टॉयलेट बने हुए थे जिनके अंदर तारीकी थी। तारिक तीसरे टॉयलेट में घुस गया और पेंसिल टॉर्च की रोशनी में WC का जायजा लेने लगा। सीमेंट की एक भारी सील थी जिसके दरमियान में सुराख बना हुआ था। उस सुराख के दोनों तरफ पैर रखने की जगह थी। सीमेंट की ये सील गटर के ऊपर फिट थी। चारों तरफ एक बारीक सी झरी नजर आ रही थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस सील को सीमेंट लगाकर जोड़ा नहीं गया बल्कि वैसे ही रखी हुई थी। वो झुककर उस सील को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ डालने की जगह नहीं थी और वैसे भी सिल बहुत भारी थी। ठीक 1 मिनट बाद कदमों की आवाज सुनकर उसे टॉर्च बुझा दी और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। तारिकी में हल्की सी सरगोशी उभरी, अंदर आ जाओ।
तारिक ने सलीम की आवाज पहचान कर जवाब दिया। सलीम अंदर आ गया। तारिक ने एक बार फिर पेंसिल टॉर्च रोशन कर ली और सिल का जायजा लेने लगा। इस सिल को उठाना है, ये गटर ही हमारे फरार का रास्ता है, तारिक ने कहा। तुम्हारा तो दिमाग खराब नहीं हो गया? यहाँ खड़े होने से दिमाग फटा जा रहा है और तुम हो के गलाजत से भरे हुए गटर में उतरना पड़ेगा, सलीम ने कहा। मजबूरी है, तारिक ने सरगोशी की। अपने काज के लिए हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम एक मकसद लेकर यहाँ आए थे और अब वो मकसद हमें बुला रहा है। वतन के सरजमीन को हमारी ज़रूरत है। समझो कि ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान है। देर मत करो, मेरे साथ मिलकर ये सिल उठाओ। इस मरतबा सलीम ने ज़रा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। वो दोनों मिलकर सिल उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिल के चारों तरफ झरी इतनी पतली थी कि उंगली भी दाखिल नहीं हो सकती थी जिससे सिल को अपनी जगह से हिलाया जा सकता। तारिक टार्च की रोशनी में इधर देखने लगा। एक कोने में लकड़ी का बालिश पर लंबा एक टुकड़ा नजर आया। यह दरअसल एक इस्तेमालशुदा मिसवाक थी जिसे किसी ने यहाँ फेंक दिया था। तारिक ने मिसवाक उठा ली और सिल की झरी में फंसाने की कोशिश करने लगा। पहली मरतबा की कोशिश में मिसवाक टूट गई। वो दोबारा कोशिश करने लगा। इस मरतबा सिल अपनी जगह से कुछ और ऊपर उठ गई। सलीम ने फौरन ही अपनी उंगलियां फंसा दी। उंगलियों के जोर से सिल थोड़ी सी ऊपर उठ गई। अब तारिक ने भी उंगलियां फंसा दी और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सिल को ऊपर उठाने लगे। सिल उठते ही इंतहाई नागवार भूका भुबका इनके नथनों से टकराया। उन दोनों को अपने दिमाग की नसें फटती महसूस हुई। तारिक ने टार की रोशनी अंदर डाली। नीचे गटर खासा गहरा था और उसमें उतरने के लिए दीवार के साथ सीढ़ियों की तरह आहनी सरिये लगे हुए थे। उसी लम्हे बाहर भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो यकीनन मुहाफिज थे, जो दो से ज्यादा थे। जल्दी करो, नीचे उतरो, मुहाफिज इसी तरफ आ रहे हैं। शायद इन्हें किसी किस्म का शुबा हो गया है। तारिक ने टॉर्च बुझाते हुए सरगोशी की। ताफुल से सलीम के चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे, लेकिन वो नहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दीवार में लगे हुए सरियों पर पैर रखते हुए गटर में उतर गया। मुहाफिज के भारी कदमों की आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। तारिक चौथी सीढ़ी पर रुक गया। उसने एक पैर दीवार में लगे हुए सीढ़ीनुमा सरिये पर रहने दिया और दूसरा पैर मुखालिफ दीवार के साथ जमाकर दोनों हाथों से सीमेंट की भारी सिल को अपने ऊपर खींचने लगा। सिल खासी भारी थी। वो किसी किस्म की आवाज भी पैदा नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे सिल को खींचने में मजीद दुश्वारी पेश आ रही थी। सिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही थी। मुहाफिज के कदमों की आवाज भी करीब आती जा रही थी। सिल में 1/4 इंच के करीब झरी रह गई और इस झरी से हल्की सी रोशनी देखकर तारिक को सीने में अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो मुहाफिज के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी थी। तारिक ने सिल को आखिरी मरतबा हल्का सा झटका दिया। सिल आवाज के बगैर अपनी जगह फिर फिट हो गई। इसके बाद सिर्फ 1 सेकंड बाद ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी का भारी पैर सिल पर पड़ा हो। तारिक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सांस तक रोक लिया। उसे अपने सर पर धमाके से होते महसूस हो रहे थे। रामू दोनों कहीं भी नहीं है। तमाम टॉयलेट भी खाली पड़े हैं और ये 2 कंबल मुझे वहां पड़े हुए मिले हैं। एक मुहाफिज की आवाज़ तारिक की आवाज़ से टकराई और इसके फौरन बाद सीटों की आवाज़ें गूंजने लगी। तारिक की शर्ट पसीने में तर हो रही थी। उसके पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। टांगे लरजने लगी और अपने आप को संभाले आहिस्ता आहिस्ता लोहे की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगा। सीटों की आवाज़ें बाथरूम्स के आसपास ही गूंजती सुनाई दे रही थी। सर पर छत होने की वजह से तारिक की आवाज़ें दबी दबी से महसूस हो रही थी। अलबत्ता दौड़ते हुए भारी कदमों की धमक सर पर बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। तारिक दीवार में लगे हुए आहनी सरियों पर कदम जमाता नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतरता रहा। उसके हाथ नमी में तर हो रहे थे। उसे अंदाजा नहीं था कि नमी पसीने की थी या गलाजत की। छठी सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद उसे लगा जैसे उसका पैर कीचड़ में धंस गया हो। उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीढ़ियां खत्म हो गई हैं। उसका पैर कीचड़ में धंसता चला गया और बिलाखिर उसका पैर एक जगह टिक गया। इसने दूसरा पैर भी नीचे रख लिया। वो पिंडलियों तक कीचड़ में धंसा हुआ था। सलीम, उसने नहायत सरगोशी में सलीम को पुकारा। मैं इस तरफ हूँ, दीवार के साथ आगे चले आओ। जवाब में सलीम की बहुत हल्की सरगोशी सुनाई दी। तारिक अंदाजे के मुताबिक सलीम उससे तकरीबन 5 फीट के फासले पर था। तारिक अभी कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सर पर ऐन ऊपर कदमों की धमक सुनाई दी। इसके साथ एक चीखती आवाज उसके समाज से टकराई। अरे रामू, ये देख, ये डब्ल्यू सी अपनी जगह से हटा हुआ है। मुझे लगता है वो लोग गटर में उतर गए हैं। तारिक के रोंगटे खड़े हो गए। सनसनी की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। दूसरे लम्हे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे WC वाली सीमेंट की उस भारी सिल को अपनी जगह से हटाए जाने की कोशिश की जा रही हो। तारिक ने सर ऊपर उठाकर देखा। सिल अपनी जगह से थोड़ी सी हट गई थी और जेल के सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शोर की बहुत सी दीगर आवाजें उसकी समाज से टकरा रही थी, जिसका मतलब यह था कि उनकी तलाश जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। टार्च जलाओ और नीचे झांक कर देखो। ऊपर से एक आवाज सुनकर तारिक जैसे होश में आ गया। उसने तारीकी में इधर देखा।
پھر دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اس طرف بڑھنے لگا جس طرف سے سلیم کی آواز سنائی دی تھی۔ 2 قدم اٹھا کر وہ گٹر کے اگلے ہی بند حصے میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے روشنی کا حالہ اس جگہ پر پڑا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ موجود تھا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر مزید آگے سرکتا چلا گیا اور سلیم کے پاس پہنچ گیا۔ تعفن سے اس کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا اور گھٹن سے سانس بھی رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے اتر کر دیکھو، اگر وہ لوگ گٹر میں اترے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ٹارچ کی روشنی میں نظر آ جائیں گے۔ اوپر سے ایک آواز سنائی دی، نیچے غلاظت بھری ہوئی ہے، میں اس میں کیسے اتر سکتا ہوں؟ دوسری آواز سنائی دی، اگر تمہیں اپنی نوکری بچانی ہے تو سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، جلدی کرو۔ پہلی آواز ابھری، اس مرتبہ لہجے میں تحکم کا عنصر تھا۔ ٹھیک ہے مائی باپ۔ دوسری آواز میں بے بسی تھی۔ طارق نے سلیم کا بازو پکڑ کر دبایا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 5 گز کے بعد گٹر کی یہ سرنگ دائیں طرف مڑ گئی۔ وہ دونوں اس طرف گھومے ہی تھے کہ سرنگ میں روشنی دکھائی دی۔ گٹر میں اترنے والا محافظ غالباً آخری سیڑھی پر قدم رکھے اس طرف روشنی ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، یہاں کوئی نہیں حوالدار؟ میرا خیال ہے وہ لوگ گٹر میں نہیں اترے بلکہ کسی اور طرف گئے ہیں۔ ممکن ہے ابھی جیل میں ہی کہیں چھپے ہوں اور باہر نکلنے کے موقع کی تلاش میں ہوں۔ انہیں جیل ہی کے کونوں خدروں میں تلاش کرنا چاہیے، گٹر میں اترتے محافظ نے چیخ کر کہا۔ طارق اور سلیم اپنی جگہ سانس روکے بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اوپر سے WC کی بھاری سیٹ رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس تبدی نے کہا تھا کہ جیل کی فصیل کے بعد ہمیں تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں فصیل یہاں سے تقریباً 20 گز دور ہے۔ اب جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اگر ان لوگوں نے باہر بھی محافظ بھیج دیے تو گٹر سے نکلتے ہی دھر لیے جائیں گے۔ طارق نے کہا، یہاں رکنے کو کس کافر کا دل چاہتا ہے، بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، سلیم نے جواب دیا۔ طارق نے ہاتھ میں پکڑی پینسل ٹارچ روشن کر لی اور اس کی مدھم روشنی میں وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گھٹن میں اضافہ ہو رہا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک جگہ گٹر کی سرنگ بائیں طرف مڑ گئی۔ طارق کے اندازے کے مطابق وہ اب تک تقریباً 80 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور انہیں 40-50 گز کا فاصلہ مزید طے کرنا تھا۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گھٹن کم ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک جگہ رک گئے جہاں تازہ ہوا آ رہی تھی۔ طارق نے ٹارچ کی روشنی میں دور دیکھا۔ دیوار میں ایک جگہ لوہے کی سلاخیں سیڑھیوں کی طرح لگی ہوئی تھی۔ وہ اس دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ طارق نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ بہت دور آسمان پر ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تم میرے پیچھے آؤ، طارق کہتا ہوا آہنی سریوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ رک گیا اور بڑی احتیاط سے گردن باہر نکال کر جھانکنے لگا۔ اس کے چاروں طرف تاریکی اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے اور دائیں طرف خاصے فاصلے پر روشنیاں جگمگاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ جیل کی اونچی دیوار پر جگہ جگہ بنے واچ ٹاورز میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ پشکر، طارق نے تاریکی میں تو دیکھتے سرگوشی کی۔ سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دوسری مرتبہ سرگوشی کے جواب میں دائیں طرف تقریباً 10 گز کے فاصلے پر جھاڑی میں سرسراہٹ سی ابھری اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ طارق بابو، میں اس طرف ہوں، باہر آ جاؤ سلیم، طارق نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا اور گٹر سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد سلیم بھی گٹر سے نکل آیا۔ وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جہاں سے سرگوشی سنائی دی تھی۔ تاریکی میں اس شخص کے چہرے کے نقوش دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ دبلا پتلا اور دراز قامت آدمی تھا۔ اس طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلو، پشکر نے کہا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے چلنے لگے۔ انہوں نے جھاڑیوں میں بھی تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دائیں طرف سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دی۔ وہ گاڑی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی۔ بھاگو، یہ پولیس ہے، پشکر نے کہا اور تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ طارق اور سلیم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ جیپ قریب آ رہی تھی۔ اچانک سلیم کا پیر جھاڑی میں الجھا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ وہ اٹھ کر بھاگا ہی تھا کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی سلیم کی فلک شکاف چیخ طارق کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا، سلیم گر چکا تھا۔ طارق دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ سلیم کے جسم میں 3-4 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ طارق نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو سلیم کراہ کر رہ گیا۔ تم بھاگ جاؤ طارق، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میرے جسم میں کئی گولیاں پیوست ہو چکی ہیں، میرا خیال دل سے نکال دو، وطن کو تمہاری ضرورت ہے، بھاگ جاؤ، جلدی کرو۔ سلیم کی حالت واقعی ایسی نہیں تھی کہ اسے ساتھ لے جایا جا سکے۔ طارق نے تیزی سے قریب آتی ہوئی جیپ کو دیکھا اور جھاڑیوں میں ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی فضا ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ لاتعداد گولیاں طارق کے دائیں بائیں اور سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن وہ ایک عمارت کے تاریک ہولے کی طرف دوڑتا رہا۔ پشکر بھی اسی عمارت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک کچا مکان تھا جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ طارق جیسے ایک شکستہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا، کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ پشکر تھا۔ کون ہو تم؟
پیشکر ہکلایا۔ میں طارق ہوں، پولیس کی جیپ اس طرف آ رہی ہے، یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ طارق بولا، مجھے پہلے اس قسم کی صورتحال کا اندازہ تھا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ہے۔ اگر تم بھی اپنا جسم چھلنی میں کرنا چاہتے ہو تو جلدی سے نکل چلو، طارق نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، پیشکر کہتے ہوئے ایک شکستہ دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے فضا ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ فائرنگ تقریباً 100 گز دور ہوئی تھی۔ وہ دونوں کھنڈر نما مکان سے نکل کر مخالف سمت میں دوڑنے لگے۔ تقریباً 200 گز آگے ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ ابھی اگرچہ رات کے 9 بھی نہیں بجے تھے، لیکن فائرنگ کی آوازیں سن کر لوگ گھروں میں دبک گئے تھے۔ بستی کے کتوں نے بھونک ان کا استقبال کیا، لیکن وہ کتوں کو ہشکارتے ہوئے دوڑتے رہے اور جلد ہی اس بستی سے نکل گئے۔ بستی سے تقریباً 50 گز آگے ایک بہت بڑا برساتی نالا تھا، جس کی دوسری طرف شہر کی بتیاں جگمگا رہی تھی۔ پیشکر بڑی تیزی سے نالے کے ڈھلوان کنارے پر اترتا چلا گیا۔ طارق بھی اس کے پیچھے تھا۔ کنارے کے قریب نالے کا پانی پنڈلیوں تک تھا، جبکہ درمیان میں کمر تک گہرا تھا۔ بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پانی میں چلتے رہے اور جلدی نالے کی دوسری کنارے پہنچ گئے، جہاں پختہ سڑک تھی۔ سڑک کی دوسری طرف پارک تھا اور پارک کی پرلی طرف شہر کی باقاعدہ آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ سڑک پر بائیں طرف سے ایک گاڑی کو آتے دیکھ کر پیشکر نے طارق کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ کر سڑک عبور کر کے پارک میں داخل ہو گیا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ پولز پر جلتی بتیاں اونگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سردی کی وجہ سے پارک میں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ دونوں بلند پودوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں چلتے رہے۔ اچانک ایک جگہ وہ رک گئے۔ جھاڑیوں کی دوسری طرف خسر پسر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پیشکر نے طارق کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے بڑھ کر جھاڑیوں کی دوسری طرف جھانکنے لگا۔ طارق بھی دبے قدموں آگے بڑھایا۔ دوسری طرف اگرچہ تاریکی تھی، لیکن دو انسانی سائے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ پیشکر نے طارق کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود یکدم اچھل کر جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں اپنی بکھری ہوئی ساڑی سمیٹنے لگی۔ وہ آدمی بہت زیادہ بدحواس ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی ہکلایا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ یہ تو تمہیں تھانے چل کر پتہ لگے گا کہ میں کون ہوں، پیشکر نے کہا۔ یہ لونڈیا کون ہے اور تم کون ہو؟ میں راجکمار ہوں، یہ میری پتنی ہے، وہ شخص ہکلایا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی، جبکہ عورت کی عمر بھی 25 کے لگ بھگ تھی۔ یہ تمہاری پتنی ہے، پیشکر غرایا۔ پتنی سے محبت کا اظہار گھر میں نہیں کر سکتے جو یہاں جھک مار رہے ہو؟ پینٹ قمیض اتار دو اور یہ کوٹ اور جوتے بھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں مہاراج؟ جلدی کرو، میں نے جو کہا اس پر عمل کرو، پیشکر غرایا۔ اس شخص نے جلدی سے جوتے، کوٹ اور قمیض پتلون اتار دی۔ اب اس کے جسم پر بنیاد اور انڈر ویئر کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ پیشکر اس کے کپڑے اور جوتے اٹھا کر جھاڑیوں کی دوسری طرف پھینک دیے۔ طارق مسکرا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے میں پیشکر کی ذہانت کے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ طارق کے جسم پر جیل کا لباس تھا اور اس لباس میں وہ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرح پارک سے گزرتے اس کے لیے لباس کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ طارق نے جیل کا لباس اتار کر اس نوجوان کے کپڑے پہن لیے جو اس کے جسم پر گھسے تک ڈھیلے تھے۔ جوتے بھی کام دے گئے۔ اس نے جیل کا لباس گٹھڑی سی بنا کر گھنی جھاڑیوں میں ٹھونس دیا اور اس جھاڑی کے اوپر سے کود کر سامنے آ گیا۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر طارق کو ہنسی آ گئی۔ وہ سردی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سر، پیشکر نے طارق سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ دو پرندے پکڑے ہیں، چونچے لڑا رہے تھے یہاں جھاڑیوں میں چھپ کر، ان کا کیا کریں؟ لے چلے تھانے اور بند کر دے حوالات میں۔ مجھے معاف کر دیجئے، بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دیجئے۔ اگر میرے پتی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھ سے جو چاہے لے لے، میں آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیجئے۔ تمہارا پتی کیا کرتا ہے؟ طارق نے کہتے ہوئے لڑکی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ دور سے آنے والی مدھم روشنی میں وہ خاصی خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ جی وہ سیٹھ مادھو لال کا سیوکار ہے، آج دوپہر مالک کے ساتھ بریلی گیا ہے، 3-4 دن بعد آئے گا، عورت نے جواب دیا۔ پتی سیٹھ مادھو لال کا سیواکار ہے اور تم نے یہاں جنتا سیوا شروع کر رکھی ہے؟ طارق نے اسے گھورا۔ مجھے क्षमा کر دیجئے سرکار، مجھے تھانے مت لے کر جائیے، اس کے بدلے جو بھیٹ چاہے مجھ سے لے لیجئے۔ تم اس وقت جو بھیٹ دینا چاہتی ہو اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کہاں رہتی ہو اور گھر میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ طارق نے پوچھا۔ شاہ جہان آباد میں میرا فلیٹ ہے، جہاں میرے سوا گھر میں اور کوئی نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس کو اپنے گھر کیوں نہیں لے گئی؟ پیشکر نے اسے گھورا۔ یہ مجھے بازار میں مل گیا تھا سرکار، بہلا پھسلا کر مجھے یہاں لے آیا، لڑکی نے جواب دیا اور اس نوجوان کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس کے ساتھ اس نے بھوں بھوں رونا شروع کر دیا۔ یہ کیا نام ہے تمہارا پاپی؟ پیشکر نے اس آدمی سے پوچھا۔ شنکر، میرا نام شنکر ہے سرکار، وہ شخص خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اگر اس وقت ہمیں ایک ضروری کام نہ ہوتا تو تمہیں تھانے لے جا کر الٹا ٹانگ دیتے۔ اب تمہاری سزا یہ کہ کپڑوں کا خیال دل میں لائے بغیر دوڑ لگا دو۔ اگر پیچھے مڑنے کی کوشش کی
तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो जाओ। 1 2 3। इश्क के 3 कहते ही शंकर नामी वो शख्स बंदूक से निकली हुई गोली की तरफ भाग उठा और चंद सेकंड बाद तारीकी में गायब हो गया। तुम हमारे साथ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? पिशकर ने लड़की तो रुख बदला। माधुरी नाम है जी। लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? छोड़ दीजिए ना मुझे सरकार, थाने मत ले जाइए। माधुरी ने रोते हुए कहा, आप जो कहेंगे। हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। पिशकर उसकी बात काट दी। मेरे घर? माधुरी का रोना एकदम बंद हो गया। हाँ, तुम्हारे घर। अगर किसी ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम कहोगी कि हम तुम्हारे पति के दोस्त हैं। हम तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, खा पी कर रुखसत हो जाएंगे। अब अपना लिबास दुरुस्त कर लो। रास्ते में किसी को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हम भी तुम्हें बहला फुसला कर ले जा रहे हैं, पिशकर ने कहा। माधुरी ने अपनी साड़ी दुरुस्त की और उनके साथ चल पड़ी। उसका खौफ अब किस हद तक कम हो गया था। पार्क से निकलकर वो सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी। इक्का दुक्का पैदल राहगीर भी दिखाई दे रहे थे। अगले चौक पर उन्हें खाली टैक्सी मिल गई। वो तीनों पिछली सीट पर बैठ गए। इश्कर ने माधुरी को अपने और तारिक के दरमियान बिठाया था। इश्करी ने ड्राइवर को शाहजहानाबाद चलने को कहा था। तारिक को शुबा था कि इस वक्त तक शहर में भी उसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो इस मरतबा जिंदा नहीं बचेगा। शाहजहानाबाद मुतवस्सत तबके पर मुश्तमिल गुंजान आबादी वाला रहायशी और कारोबारी इलाका था। लाल किला भी उसी इलाके में वाक़ था और चांदनी चौक को उस इलाके में मरकजी हैसियत हासिल थी। लाल कंवारी सीताराम बाजार से चांदनी चौक की तरफ मुड़ते ही माधुरी ने पिशकर का हाथ दबा दिया और पिशकर ने ड्राइवर को टैक्सी रोक देने को कहा। टैक्सी रुकते हुए नीचे उतर आए। पिशकर अपनी जेबें टटोलने लगा। तारिक का हाथ भी विख्तर कोट के अंदरूनी जेब में चला गया। उसने टटोल कर देखा जेब में वॉलेट मौजूद था। उसने वॉलेट निकाल लिया। उसमें मुख्तलिफ मालियत के 500-600 रुपये की करेंसी नोट मौजूद थे। उसने 10-10 के 2 नोट निकाल कर ड्राइवर के हाथ में थमा दिए। पिशकर और माधुरी को इशारा किया। वो दोनों आगे बढ़ गए। चांदनी चौक को अगर दिल्ली का दिल कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुतवस्सत और निचले तबके का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज था। यहाँ दस्तकारी, जेवरात और इस किस्म की लातादाद दुकानें थी। बकौल शख्स से यहाँ सुई से लेकर हाथी तक दस्तयाब था। किसी ज़माने में यहाँ एक नहर हुआ करती थी जो सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में ये नहर बंद कर दी गई और चौक के वस्त में एक चर्च, फव्वारा और घंटाघर तामीर कर दिया गया। गर्मियों में चांदनी चौक पर रात गए तक खब्बे से खवा चलता था। दिल्ली के जिंदा दिल बांध के यहाँ मटर गश्त करते रहते। पान की दुकानों के सामने लोग टोलियों की सूरत में जमा रहते और रेस्तरान में हुजूम रहता, लेकिन सर्दियों में इसकी रौनक जल्द मान पड़ जाती। इस वक्त रात के 10:30 बजने वाले थे। सख्त सर्दी की वजह से आम दुकानें तो सरे शाम ही बंद हो चुकी थी। चंद पान की दुकानें और रेस्तरान खुले हुए थे, लेकिन वो रौनक नहीं थी जो यहाँ का खासा था। वो चांदनी चौक से होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग पहुँच गए। मोड़ पर पहुँचते ही उन्हें रुक जाना पड़ा। तकरीबन 30 गज आगे पुलिस की मोबाइल कार खड़ी थी और वो इस तरफ से गुजरने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तारिक का अंदाजा दुरुस्त निकला था कि पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। इस सब जाना है माधुरी? पिशकर ने सरगोशा लहजे में पूछा। इस सड़क के पार तीसरी गली में वो बिल्डिंग जिसके माले पर मैं रहती हूँ, माधुरी ने जवाब दिया। अगर यहाँ तक आना था तो टैक्सी इतनी दूर की छोड़ दी थी। पिशकर ने से घूरा। टैक्सी वाला अपने सामने लगे आईने में मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर देख ले और बाद में किस वक्त आकर मुझे परेशान करे। वो गालिबन समझ गया था कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। मैं ऐसे लोगों से बचना चाहती हूँ। मैं एक शरीफ औरत हूँ और तुम्हारी शराफत तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। पिशकर उसकी बात काटते हुए कहा, अभी थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा नाम पिशकर है और ये मेरा दोस्त विक्रम, समझी? तुम शायद पुलिस को देखकर डर गए हो, लेकिन तुम तो खुद। हाँ, हम खुद भी पुलिस वाले हैं, लेकिन इस वक्त मैं नहीं चाहता कि अपनी शनाख्त करवा कर इन पुलिस वालों को उल्टी सीधी बातों का जवाब देना पड़े। तुम वही कहोगी जो तुम्हें कहा गया है, समझी? समझ गई पति महाराज, माधुरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो चलते रहे। उस मोबाइल वैन के साथ 3 पुलिस वाले थे। एक वैन के सामने खड़ा था और 2 एक कार में बैठे लोगों से पूछ-कुछ कर रहे थे। ये लोग जैसे ही करीब पहुंचे, तीसरे पुलिस वाले ने रोक लिया। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आ रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। हम यहीं रहते हैं हवालदार जी। ये मेरे पति हैं पिशकर और इनका दोस्त विक्रम है। हम फिल्म देखने गए थे। बड़ा नाम था शहनशाह का, लेकिन बड़ी बोर फिल्म है। हम तो इंटरवल देखकर उठ गए। अमिताभ अब डाउन हो गया है। इसे चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर किसी सिनेमा के सामने काजू और मूंगफली बेचना शुरू कर दें। लगता है तुम्हें अमिताभ अच्छा नहीं लगता, पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और पिशकर और तारिक की तरफ देखने लगा। अजी मुझे तो जहर लगता है, माधुरी ने तुनक कर कहा। मैं तो इनके कहने पर चली गई थी। ये सब क्या हो रहा है हवालदार जी? किसी डाकू या कातिल की तलाश है, पिशकर बोला। तिहाड़ जेल से 2 खतरनाक कैदी फरार हो गए हैं। एक तो पुलिस की गोली से मारा गया और दूसरा पुलिस को धोखा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया है। पूरे शहर में उसी की तलाश किया जा रहा है।
पुलिस वाले ने जवाब दिया। आपके पास तस्वीर तो होगी उस कैदी की जिससे उसकी शनाख्त हो सके, पिशकर ने कहा। नहीं, वो कश्मीरी मुसलमान है, सिर्फ यही उसकी शनाख्त है, पुलिस वाले ने कहा। वो दाएं तरफ से आती हुई एक कार को रुकने का इशारा करने लगा। तारिक का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसने पिशकर को कोने से हल्का सा टोका दिया। पिशकर ने माधुरी का हाथ थाम लिया और वो तीनों सड़क पार करने लगे। किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक कदरे कुशादा सड़क पर चलते रहे। इस सड़क पर इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। तीसरी गली की नुक्कड़ पर मलबारी होटल का छोटा सा रेस्टोरेंट था। चंद आदमी उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उस गली में तमाम इमारतें 3-3 और 4-4 मंजिला थी। 5वीं इमारत में दाखिल हो गए। गेट में मध्यम सी रोशनी का एक बल्ब जल रहा था और जीने में नीम तारीकी थी। माधुरी आगे थी, उसके पीछे पिशकर और आखिर में तारिक। वो अंधेरे में एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर वो रुक गए। आमने सामने 2 फ्लैटों के दरवाजे थे। यहाँ भी अंधेरा था। माधुरी ने ब्लाउज में से चाबी निकाली और टटोल कर दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खुलते पिशकर और तारिक उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। माधुरी दीवार टटोल कर सूझ तराश करने लगी। उसके बत्ती जलाने से पहले ही तारिक दरवाज़ा बंद कर चुका था। बल्ब की तेज रोशनी में एक लम्हे को तारिक की आंखें चुधिया गई और जब उसकी आंखें रोशनी से मानूस हुई तो उसने पहली मर्तबा गौर से माधुरी को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था और वो खासी हसीन थी। पिशकर को भी उसने पहली मर्तबा गौर से देखा। वो 30-32 साल की उम्र का आदमी था। दराज कामत, छिरेरा बदन और चेहरे के नकुश खासे जाज़िबे नज़र थे। वो एक खूबरू नौजवान था और जिनसे मुखालिफ के लिए उसमें खासी कशिश थी। जेल से फरार होते वक्त भी तारिक ही सोचता रहा था कि उसके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। उसका ताल्लुक कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट से था। उन्हें हिंदुओं का बदतरीन दुश्मन तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब एक हिंदू ही उसे मौत के मुंह से निकाल लाया था। उसके ज़हन में अचानक सलीम का ख्याल उभर आया, उसका दोस्त, उसका साथी। सलीम ने जेल में बड़ा तशद्दुद बर्दाश्त किया था और अब फरार की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा था। रास्ते में जब पुलिस वाले ने बताया कि जेल से फरार होने वाले कैदियों में से एक पुलिस की गोलियों से हलाक हो चुका है तो तारिक के दिल पर एक घोंसा सा लगा और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत को दूसरे से छुपा सका था। क्या सोच रहे हो? पिशकर की आवाज़ सुनकर तारिक चौंक गया। ओ कुछ नहीं, मैं दरअसल अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था, उसने कहा। मुझे अफसोस है। पिशकर इससे ज़्यादा कुछ ना कह सका। चलने में खामोश रहा, फिर माधुरी की तरफ मुतवज्जो हो गई जो करीब खड़ी थी। क्या चाय मिल सकेगी? इस वक्त हम दोनों बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे हैं। तुम लोग उस कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, माधुरी ने कहा। चाय से पहले मैं नहाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे शोहर के कपड़ों का एक जोड़ा चाहिए, तारिक ने कहा। मैं तुम्हें कपड़े निकाल देती हूँ, मेरा ख्याल है तुम्हें पूरे आ जाएंगे, माधुरी कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गई। ये 2 कमरों का फ्लैट था और साजो सामान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। माधुरी ने एक पैंट शर्ट लाकर तारिक को दी। बाथरूम उधर है, तुम नहा लो, मैं इतने में चाय बनाती हूँ, माधुरी कहते हुए किचन की तरफ चली गई। पिशकर भी उसके पीछे ही कमरे से निकल गया। तारिक ने जिस्म पर जो लिबास पहन रखा था उसकी जेबों से तमाम चीजें निकालकर मेज पर रख दी और माधुरी के शोहर के कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में जब उसने कपड़े उतारे तो अपने जिस्म पर कई जगह गलाज़ें चिपकी हुई देखकर उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो खूब मलमल कर नहाया और फिर माधुरी के दिए हुए कपड़े पहनकर बाहर आ गया। पिशकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसी वक्त माधुरी किचन से चाय लेकर आ गई। 1 कप उसने अपने सामने रख लिया और 2 उनकी तरफ बढ़ा दिए।